नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ध्येय आईएएस का यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का दूसरा टेस्ट है और ये फुल टेस्ट है हम लोगों का। ये हम लोग फुल टेस्ट है। तो अगर आप लोग यूपी पीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप लोगों को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए और अपने स्कोर का पता करना चाहिए। तो ये टेस्ट है तो इससे पता चलता है कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हम लोग एक टेस्ट को डेली सॉल्व करेंगे, तो जिससे परीक्षा की अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए बिना देर किए टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का, दिए गया है कि निम्नलिखित समितियों में से कौन एक गरीबी निर्धारण से संबंधित नहीं है। तो विकल्प दिया गया है कि रथ एवं दांडेकर समिति, अलग समिति, लकड़ावाला समिति, गोस्वामी समिति। तो इसमें से हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें देखा जाए तो रथ एवं दानदेकर समिति जो है ना, गरीबी निर्धारण से संबंधित है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका गठन किया गया था 1971 में किया गया था। अलग समिति भी गरीबी निर्धारण से संबंधित है, तो इसका गठन किया गया था 1979 में किया गया था। लकड़ा वाला समिति भी गरीबी निर्धारण से संबंधित है, तो इसकी स्थापना किया गया था 1989 में। गोस्वामी समिति जो है गरीबी निर्धारण से संबंधित नहीं है। इसका जो संबंध है वो औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। किससे है? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। वैश्विक गांव, तो विकल्प दिया गया है सामाजिक विकास पर, विश्व के सभी गांवों के विकास पर, तीसरा दिए गए परिवहन एवं संचार के विकास पर, चौथा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास पर। बताइए इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? तो वैश्विक गांव की संकल्पना जो है ना, वो किसके द्वारा प्रस्तुत वो किया गया है? मार्शल मैक्लुहान के द्वारा। किसके द्वारा? मार्शल मैक्लुहान के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसका तात्पर्य है कि इसे पूरी दुनिया का सरलीकरण कर एक गांव के रूप में परिवर्तित करना है। इस संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। तो इस तरह हमारा कौन सा बन रहा है? हमारा विकल्प सी बन जाएगा ना, परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए कि उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है परंतु वे धनाढ़ नहीं है कहा जाता है। तो इसमें दिए गए कि हार्स कैपिटलिस्ट, बुलक कैपिटलिस्ट, काऊ कैपिटलिस्ट, लायन कैपिटलिस्ट। बताइए। तो इसमें जो जो किसान जिनके पास साधन भी होता है, सब कुछ व्यवस्था होती है, परंतु धनाढ़ नहीं है, यानी कि उनके पास उद्योग धंधे नहीं है, वो उद्यम नहीं करते हैं, तो वो क्या होते हैं ना, उनके पास धन नहीं होता, समर्थ नहीं बन पाते हैं, तो वैसे किसान को क्या कहा जाता है? वैसे किसान को कहा जाता है बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। तो इस तरह हमारा विकल्प बी बन जाएगा। इनमें क्या होता है ना, जैसे इनके पास भूमि भी होती है, आधारभूत ढांचा भी होता है, इनके पास सब कुछ होता है, लेकिन ये क्या करते हैं कि इनके द्वारा उस चीज़ व्यवस्था नहीं, उस चीज़ का ये सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए कि भारत सरकार द्वारा संचालित स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? स्मार्ट कार्यक्रम, तो इसमें दिया गया है कि शहरी अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, आयुर्वेद, स्वास्थ्य अवसंरचना। बताइए। तो स्मार्ट कार्यक्रम जो ना, वो संबंधित है आयुर्वेद से। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। तो इसकी इसको प्रारंभ कब किया गया था? तो ये प्रारंभ किया था 2 जनवरी 2023 को। तो उस तरह हमारा विकल्प सी बन रहा है। तो अगला पढ़ देते हैं हम लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ लॉन्च किए जाने की तिथि के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए एक राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मेरा युवा भारत, पीएम जनमन। तो इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको कब प्रारंभ किया गया था? इसको किया गया था 4 जनवरी
2023 को किया गया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आप लोग जानते ही हैं, 17 सितंबर 2023 को। मेरा युवा भारत, इसको प्रारंभ किया गया था 31 अक्टूबर 2023 को। पीएम जनमन ये किया गया था 4 जनवरी 2023 को। तो एक से 4 जनवरी नहीं किया गया था ये, ये 15 नवंबर किया गया था। तो इस तरह से हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 1 2 3 4 बन रहा है, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो एक तरफ कथन दिया गया है और वो कारण दिया गया है। तो कथन में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। कारण दिया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 60 निश्चित है। तो बताइए इसमें से हमारा क्या सही है। तो जो कथन में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, तुम्हारा सही हो जाएगा। और कारण दिया गया कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 60 निश्चित है। तो हमारा गलत है, 60 नहीं भैया, 1/3 तो है लेकिन ये 40 है, न्यूनतम 40 हो जाएगा। तो कारण हमारा गलत है, तो हमारा विकल्प सी बन जाएगा, ये सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया कि कवि वचन सुधा 1867 का प्रकाशन किसने किया था। कवि वचन सुधा दिए गए भारतेय हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन उपरयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना तो कवि वचन सुधा का जो संपादन किया गया था वो किया गया था भारतोन हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। तो विकल्प हमारा ये बन जाएगा। और कब किया गया था, ये 1867 में किया गया था। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए उत्तर प्रदेश के बिजनौर सॉरी बुक्सा जनजात के विषय में दिए गए हैं। तो उसमें दिए गए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं, किरात वंश के हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, मुख्य भोजन मछली और चावल है। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए ना तो बुक्सा जनजाति जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं, तो इसका पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। और वो हिंदी भाषा बोलते हैं और इनका मुख्य भोजन जो है ना मछली और चावल है, और उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में निवास करते हैं। तो ये जो हमारा किरात वंश है ना, किरात वंश के नहीं है भैया, किरात वंश जो है वो थारू हैं, थारू जनजाति जो है। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ये हिंदी भाषा बोलते हैं, सही हो जाएगा। मुख्य भोजन मछली और चावल है भी हमारा सही होगा। तो हमारा इनमें से कितने कथन सही हैं, तो 3 कथन सही है, तो केवल 3 हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देते हैं हम लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। तो अफीम कारखाना, तो अफीम कारखाना जो है ना गाजीपुर में है, तो हमारा सुमेलित है। आभूषण उद्योग वाराणसी में है। दिया सलाई उद्योग आगरा में नहीं है, ये कहाँ है, बरेली में है। तो ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में है। इस तरह हमारा सी सुमेलित नहीं है, तो हमारा विकल्प। अगला पंक्ति दिए गया है हम लोगों का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो इसमें दिया गया कि यह उत्तर प्रदेश राज्य में 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस है। और दूसरा कथन दिया गया कि लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव को गाजीपुर जिले के NH 31 पर हैदरिया गांव से यह जोड़ता है। तो ऊपर उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए ना जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है यह उत्तर प्रदेश का 340 किलोमीटर लंबा है, पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन दिया गया है लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव को गाजीपुर जिले के NH 31 पर हैदरिया गांव से जोड़ता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह क्या बन रहा है, हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य प्रावधानों में शामिल नहीं है। दिया गया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। और दूसरा दिया गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसका क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। और तीसरा कथन दिया गया कि पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। तो
बताइए इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं हम लोग। पहला कथन दिए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष नहीं किया गया था, इनका कार्यकाल बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। तो पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसका क्षेत्रफल बंगाल बिहार उड़ीसा था। तुम्हारा सही हो जाएगा। तीसरा दिए, पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो हमारा एक शामिल नहीं है, तुम्हारा विकल्प सी बन जाएगा। तो अगला पढ़ देते हैं हम लोग। दिए गए, हैदराबाद तथा कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकार विवाद का मूल कारण था। तो हैदराबाद तथा कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकार विवाद का मूल कारण जो था वो दिए गए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, उपरोक्त युद्ध में से कोई नहीं। उसमें क्या था ना, जैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से 1754 के मध्य हुआ था, का मूल कारण जो था ना, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो गुटों के बीच संघर्ष था। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध बन जाएगा। इसमें क्या था ना, हैदराबाद में नासिर जंग ब्रिटिश समर्थी थे एवं मुजफ्फर जंग फ्रांस, उनको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। कर्नाटक क्या था, कर्नाटक में अनवरुद्दीन को ब्रिटिश का समर्थन प्राप्त था और चंदा साहब को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। इस तरह हमारा विकल्प बी बन जाएगा। तो अगला पढ़ देखते हैं हम लोग। अगले पढ़ दिए है, निम्नलिखित में गलत युग्मों का चयन करें। तो गलत युग्मों में दिया गया है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ कंपनी दी है, दूसरे स्थापना वर्ष दिए गया है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1498 में हुई थी। और दूसरा दिया गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना भैया 1616 में नहीं हुई थी, 1602 में हुआ था। तीसरा दिया गया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1664 में हुआ था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना 1731 में हुआ था। बताइए इसमें कौन सा गलत है, हमारा दो गलत है, तो हमारा विकल्प बी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए कि इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। दूसरा दिए कि इनके द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। तो बताइए इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा। तो पहला कथन दिया गया है कि इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, तो हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा जो संवाद कौमुदी है ना, अंग्रेजी में नहीं छपता था, ये बंगाली में, ये बंगाली साप्ताहिक अखबार था। और संवाद कौमुदी के माध्यम से क्या किए थे, सती प्रथा की को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया था, संवाद कौमुदी पत्र के माध्यम से। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, केवल एक सही, ये विकल्प हमारा हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। दिए गए क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष में की थी। मित्र मेला दिए गए 1901 दिए गए, 1902, 1903, 1904। बताइए इसमें हमारा कौन सही होगा। तो जो क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना की गई थी ना, वो बी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। वो 1901 में किया गया था। तो 1904 में इसका नाम बदलकर ना अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दी गई थी। इसका विकल्प ये बन जाएगा। अगला पढ़ हम लोग। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन दिए गए, पुर्तगालियों द्वारा यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया। दूसरा दिए है, इसके पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। बताइए इसमें कौन सही है। तो कथन जो दिए गए हैं, पुर्तगालियों द्वारा यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजा जाए, तो सही है। दूसरा, इसके पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे, ये भी सही, मतलब या वो ये दूसरे व्याख्या भी कर रहा है, तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं हम लोग। दिए गए निम्नलिखित घटनाओं को दिए गए कोड की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें दिया गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रथम दिल्ली दरबार, राज उपाधि अधिनियम, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। बताइए इसमें देखा जाए ना, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था, कब आया था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। और प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में। राज उपाधि अधिनियम 1876 में। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब की गई थी, 1882 में की गई थी। तो हमारा क्या बन रहा है,
3 2 1 4 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए इंडियन एसोसिएशन, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, बताइए। तो इसमें देखा जाए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी ना वो 1876 में हुई थी, और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1885 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। तो इसमें क्या बन रहा है? इसमें बन जाएगा 3 4 1 2 बन जाएगा, तुम्हारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दिया गया है कि यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, और दूसरा दिया गया इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, और तीसरा दिया गया है कि गवर्नर जनरल डफरिन सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी, और चौथा दिया है कि यह पहला अवसर था जबकि आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। बताइए इसमें हमारा कौन सा गलत है? इसमें देखा जाए तो ये जो दिया गया है चौथा में, यह पहला अवसर था कि जबकि आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी, हमारा गलत है। ये कलकत्ता अधिवेशन में नहीं किया गया था, ये किया गया था तीसरे अधिवेशन में। तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था ना? कहाँ था? इलाहाबाद में। ये हो जाएगा हमारा, तो इसका हमारा विकल्प डी गलत है। अगला प्रश्न हम लोग, दिए गए कि बंगाल विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दिए गए कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। दूसरा दिया कि बंग भंग आंदोलन के समय ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किस कुमार मित्र ने दिया, और तीसरा दिया कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया। चौथा दिया गया कि इस आंदोलन में पहली बार महिलाएं घर से निकलकर इसमें शामिल हुई। बताइए इसमें से हमारा कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखा जाए, पहला दिया गया बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड कर्जन नहीं था भैया, ये कौन था? एंड्रूज फ्रेजर था ना, एंड्रूज फ्रेजर था, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। अगला पढ़ देते हैं हम लोग, परियोजना उन्नति का उद्देश्य है, दिया गया है कि परियोजना उन्नति का क्या उद्देश्य है? तो दिया गया है मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना। दूसरा दिया गया जॉब कार्ड को समय समय पर सत्यापित करना। तीसरा दिया गया विदेशी भाषाओं को सिखाना। चौथा दिया गया कि स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण। बताइए। तो परियोजना इसमें दिया गया है कि क्या है, जैसे इसमें है कि परियोजना उन्नति का उद्देश्य जो है ना, वो मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करना है। इसमें क्या होता है कि उनकी आजीविका में सुधार हो सके ताकि वे अपने वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार के ऊपर सके। यानी कि मनरेगा जो रोजगार है वो तो आंशिक रोजगार है, तो उसे धीरे धीरे समर्थ बन के वो पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर सके, अपना खुद का रोजगार चालू कर सके। इस तरह हमारा विकल्प ये सही है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिए गए भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? दिए गए 1960 61 70 71 1980 81 50 51, बताइए। इसमें देखा जाए तो भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना वो 50-51 में 1950-51 में चालू किया गया था, और वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन इसके बाद इसे बजट से अलग कर दिया। कब? 1964 तक इसे बजट के साथ ही प्रस्तुत कर दिए, मतलब किया जाता था। 1964 से इसे अलग कर दिया गया। तो अगला प्रश्न तुम लोग, दिए गए भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद, जोधपुर, हैदराबाद, पुणे। तो इसमें देखा जाए तो भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान जो है ना वो हैदराबाद में स्थित है, और ये इसका जो प्रावधान किया गया है ना केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है, और ये श्री अन्न के अंतर्गत किया गया है। और श्री अन्न जो है ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें क्या है कि इसको हैदराबाद को या मतलब इसको वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो विकल्प हमारा सी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न तुम लोग, अगला प्रश्न हमारा ये जो है ना करंट से संबंधित है।
तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन दिए गए, बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, और कारण दिए कि वो भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना चाहते थे। बताइए इसमें हमारा कौन सही रहेगा। तो इसमें जैसे बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन चलाया, परंतु इस आंदोलन का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से स्वशासन के अधिकार को प्राप्त करना था, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा कथन तो सही है लेकिन कारण हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न ये है कि नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला कथन दिया है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से हुई थी, तो हमारा सही है। दूसरा, इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया, ये भी हमारा सही है। यह विद्रोह 1859-60 ईस्वी में हुआ, ये भी हमारा सही है। चौथा दिया, इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया, ये भी हमारा सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सही, हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं हम लोग। दिए गए कि निम्नलिखित घटनाओं को कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि लाल किले का मुकदमा, CR फार्मूला, शाही नौसेना का विद्रोह, शिमला सम्मेलन। बताइए इसमें लाल किला मुकदमा जो चलाया गया था ना, वो चलाया गया था नवंबर 1945 में चलाया गया था। सी आर फार्मूला कब आया था, ये आया था 10 जुलाई 1944 में। शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था, ये फरवरी 1946 में हुआ था, फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन हुआ था जून जुलाई 1945 में। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 2 4 1 3 बन रहा है हमारा, तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। तो अगला पान देते हैं लोग। इसमें दिया गया है कि पूसा 208 किसकी प्रजाति है, दिए गए चना, मटर, अरहर, मूंगफली। बताइए तो इसमें जो पूसा 208 है ना, ये चना की है, चना की एक प्रजाति है। तो इस तरह हमारा विकल्प है। इसे पूसा 208 भी, पूसा 209 भी इसकी प्रजाति है, अजय भी चना की प्रजाति है, गौरव भी है, अतुल भी है, चना की प्रजाति है। तो विकल्प हमारा ऐसे ही है। अगला प्रश्न देते हैं लोग। ठीक है, भारत के 4 सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है। तो जो आलू उत्पादक जो राज्य हैं उनका जो क्रम है ना, वो 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत के जो 4 सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्य हैं, उनमें सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरा है पश्चिम बंगाल का, तीसरा है बिहार का, चौथा है गुजरात का। तो किसमें हमारा ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, हमारा विकल्प सी है। विकल्प सी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों के लक्षण नहीं है। तो इसमें है कि आरएनए के उपस्थित, ये तो लक्षण है, डीएनए के उपस्थित, ये भी लक्षण है सजीव के, गुणन, ये भी, और जीव द्रव का अभाव, ये तो निर्जीव का लक्षण है ना, ये निर्जीव का लक्षण है, अर्थात सजीव का लक्षण नहीं है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न देते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए ब्राइट्स रोग को नेफ्राइट्स भी कहते हैं, और दूसरा दिया गया कि यह शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है ना, ब्राइट्स रोग के संबंध में, इसमें इस रोग में वृक्कों की कार्य की गड़बड़ हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो ब्राइट्स रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं, पहले कथन हमारा सही है। दूसरा, यह शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है, तो हमारा सही है। तो हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। बस देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है मीटर में, तो इसमें विकल्प दिए गया है। तो जो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में जो चली गई दूरी होती है ना, वो होती है 9.46
इंटू 10 घाते 15 होता है। इस तरह क्या बन जाएगा हमारा विकल्प डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन दिए गए ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। कारण दिया है कि यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं जिनमें दोलन के परिणामस्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। बताइए इसमें से हमारा क्या सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए हमारे दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। तो अगला बात हम लोग। दिए गए है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दिए गया ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, तो उसके बाद पाया जाता है कार्बन, एक नंबर पे ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन पाया जाता है। तो हमारा विकल्प ए बन जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। गुणात्मक साख अंतर दिए गया है कि न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मानदंड का निर्धारण, सीमांत स्थायी सुविधा दर। तो बताइए इसमें देखा जाए ना तो जो न्यूनतम सीमा का निर्धारण है ये किसके अंतर्गत आता है। ये परिणामात्मक परिणात्मक के अंतर्गत आता है। और नैतिक दबाव ए भी इसी में आता है। साख मानदंड का निर्धारण ए भी इसी में आता है। लेकिन एक मिनट, इसमें जो विकल्प दिए हैं गलत दिया गया है। इसमें जो होगा जो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता है। तो इसमें देखा जाए ना तो गुणात्मक साख के अंतर्गत क्या आता है, ये नैतिक दबाव होता है ना। ये हमारा सही हो जाएगा कि ये आता है गुणात्मक के। बाकी ये जो तीन दिए गए, ए दिया गया, सी दिए गए, ये तो मात्रात्मक के अंतर्गत आते हैं ना। मात्रात्मक साख के अंतर्गत साख नियंत्रण होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ तक ये हम देख रहे हैं कि ये नैतिक दबाव है, ये गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आता है, जबकि न्यूनतम सीमा का निर्धारण हो गया, साख मानदंड का निर्धारण होगा, सीमांत, ये सब मात्रात्मक नियंत्रण है। तो इसमें विकल्प थोड़ा गलत दे दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा ही सुमेलित है। दिया गया है कि राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। इसमें देखा जाए तो राजकोषीय नीति का जो निर्धारण किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा लाई जाती है। केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारा वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो सभी विकल्प हमारे सुमेलित हैं, हमारा विकल्प डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कि बी शिवरामन समिति का संबंध निम्नलिखित से किस एक की स्थापना से। दिए गया नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय स्टेट बैंक। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो बी शिवरामन समिति जो है ना, इसका इसका गठन किया गया था कब, 1982 में, और तो इसी की संस्कृति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इस तरह हमारा विकल्प ए बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। देखिए साहब, दिए गए पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता पुदुचेरी के विषय में। तो राज्य दिए गए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसमें जो ना आंध्र आंध्र प्रदेश में भी होता है, इसका क्षेत्र आता है, केरल में भी आता है, तमिलनाडु, तो कर्नाटक नहीं आता भैया। तो हमारा विकल्प बी बन जाएगा। तमिलनाडु के अंदर क्या आता है, ये आता है पुदुचेरी, जो मुख्य पुदुचेरी है। आंध्र प्रदेश में क्या आता है, यनम आता है, आप लोग जानते ही हैं। और केरल माहे आता है। कराईकल भी कहाँ आता है, तमिलनाडु में। इस तरह हमारा विकल्प बी बन जाएगा। अगला प्रश्न बोलो। दिया गया कि निम्न में से किस मदों को किसी भी देश का राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया। दिए गया कि विदेशों से प्राप्त उपहार, अंश पत्र का क्रय विक्रय, घरेलू सेवाएं, उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना में ना विदेशों से जो प्राप्त उपहार हैं इसको नहीं शामिल किया जाता है, अंश पत्र का क्रय विक्रय शामिल नहीं किया जाता है।
घरेलू सेवाओं को भी शामिल नहीं किया। इस समय क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग, दिए गए कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के 4 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो जो कोयला का शीर्ष भंडार है ना, तो पहले स्थान पर आता है झारखंड, दूसरे स्थान पर आता है उड़ीसा, तीसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हमारा विकल्प बी बन जाएगा। जबकि कोयले का जो उत्पादन होता है ना, कोयले के उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग, वर्तमान में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है। दिए गए रूस, ईरान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए, इसमें देखा जाए ना कि विश्व में प्राकृतिक गैस के सिर्फ 5 उत्पादक देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस, ईरान, चीन, कतर। तो सब पहले स्थान में कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर ईरान है, चौथे स्थान पर चीन है। तो विकल्प हमारा डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, तो ये हमारा करंट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, करंट अफेयर जो हमारा है ये 2023 से है, तो इससे हमारा अब इसका कोई रिलेवेंट नहीं है इस समय, तो इसको हम लोग स्किप करते जाएंगे जहाँ से करंट अफेयर मिलता जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है आलमगीर नामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। दिया गया है मोहम्मद काजिम, हसन निजामी, ख्वांद मीर, मुतमिद खां। बताइए, इसमें देखा जाए तो आलमगीर नामा जो पुस्तक है ना, इसकी रचना की गया था मोहम्मद काजिम के द्वारा की गया था, ये हो जाएगा। जबकि हसन निजामी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ताजुल मासिर, ताजुल मासिर की। ख्वांद मीर के द्वारा क्या लिखी गई थी, हुमायूं नामा। मुतमिद खां के द्वारा क्या लिखे गए थे, इसके इनके द्वारा लिखी गई थी इकबाल नामा जहांगीरी। इस तरह हमारा विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गए तान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो तानसेन, दिए गए तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे थे, हमारा सही है। दूसरा, यह अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में आते थे, हमारा सही है। तीसरा है कि अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाली वाणी विलास की उपाधि दी, ये भी हमारा सही होगा। और चौथा दिया गया कि इनका मकबरा रियोम रियोम नहीं है, इनका मकबरा जो है ग्वालियर में है। तो वो चौथा हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं हम लोग, अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग के संदर्भ में बेमेल युग्म का चयन करें। तो दिए गए है कि एक्टिनोमीटर, तो एक्टिनोमीटर जो कार्य होता है ना, सौर विकिरण का मापक होता है। और दूसरा दिए है कि ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर जो कार्य होता है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मापक यंत्र है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मापक यंत्र है, यही हमारा सम्मिलित नहीं है। तीसरा है कैथेटोमीटर, इसका जो कार्य है वो ऊर्ध्वाधर दूरी का मापक यंत्र है। और चौथा दिया गया है क्रिस्कोग्राफ, इसका जो कार्य है पौधों की वृद्धि मापता है ये। तो हमारा चौथा सम्मिलित है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गए है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दिया गया है कि 14 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 11 सितंबर 1905 को। तो बताइए, इसमें देखा जाए ना कि इसमें क्या है कि लॉर्ड कार्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। कब हुई थी ये, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी की घोषणा हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो कब हो, 16 अक्टूबर को। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, अगला प्रश्न है, कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित किस एक प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। दिया गया है क्रूक्स कांच, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्राउन कांच। बताइए, तो कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। तो और भी देख लेते हैं, क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच के द्वारा धूप के चश्मे बनाए जाते हैं।
धूप के चश्मे। पायरिस कांच, पायरिस कांच के द्वारा जो प्रयोगशाला में जो उपकरण बनते हैं, प्रयोगशाला के उपकरण। और क्राउन कांच, क्राउन के साथ जो चश्मे के लेंस होते हैं बनाए जाते हैं। तो हमारा क्या होगा, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग, दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है। दिए गया है कि डागर बैंक, डागर बैंक कहाँ है, उत्तरी सागर में सुमेलित है। किरुना, किरुना कहाँ है भैया, ये लौ आयस का क्षेत्र है, ये स्वीडन में है, ये होगा ना। और पेरिस, पेरिस जो है नोडेल नगर। और इसमें क्या है ना कि पेरिस है जो है ना, एक नोडेल नगर है, इसका उपनाम है, तो ये भी हमारे सुमेलित है। फ्रांस मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार जो है ना वो कहाँ है, ये स्पेन में है, स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पर है। तो डी हमारा सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है। ये एक पी तरंग है, सर्वाधिक वेगवान, ये तो हमारा सही है। नहीं, पी तरंगे जो हैं इसका क्या मतलब है, इसको कहते हैं प्राथमिक तरंगे, ये सर्वाधिक वेगवान होती हैं, ये तुम्हारा सुमेलित है। दूसरा यस तरंगे, ये क्या होती हैं कि ये जो ठोस पदार्थ है उसमें तो गमन करती हैं, लेकिन तरल पदार्थ में विलुप्त हो जाती है, तो ये भी हमारा सुमेलित है। यल तरंगे, इसको लव वेव भी कहते हैं, ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है, ये सबसे बाद में सतह पर पहुंचती हैं, ये भी हमारा सुमेलित है। तो इसमें क्या है, हमारा सही सभी सुमेलित हैं, तो विकल्प हमारा डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग, दिए दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भीतरी स्तंभ लेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। दूसरा कथन है कि हूणों ने भारत पर पहला आक्रमण कुमार गुप्त के समय किया था। बताइए इसमें कौन सा कथन हमारा सही है। इसमें देखा जाए ना तो जो हूण आक्रमण हुआ था उसका जो जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, हमारा सही है। और हूणों ने भारत पर पहला आक्रमण कुमार गुप्त के काल में नहीं किया था भैया, ये स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बात ये हमारा गलत हो जाएगा, तो तुम्हारा विकल्प कैसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, दिए कठोपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है। दूसरा दिया गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। बताइए इसमें कौन सही है। इसमें देखा जाए तो जो कठोपनिषद है ना, इसमें है कि यम एवं नचिकेता का संवाद मिलता है, और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, तो एक दूसरे के इंटरचेंज कर दिया गया है। तो इस हमारा ना एक ही सही, ना दो सही है, तुम्हारा क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो अगला बन देते हैं लोग, दिए गए क्षणिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए, दिए गए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेदांत, ईसाई धर्म है। इसमें देखा जाए तो क्या है ना कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया था। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। क्या बन जाएगा हमारा, बौद्ध धर्म, विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग, करंट अफेयर से संबंधित है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक घाटी सेब उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है। दिए किन्नौर घाटी, फूलों की घाटी, शांत घाटी, यूथांग घाटी। बताइए। तो इसमें देखा जाए किन्नौर घाटी है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ना, ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और फूलों की घाटी कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। शांति घाटी कहाँ है, ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, केरल में है। यूथांग घाटी ये सिक्किम में है, और ये हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है, तो हमारा विकल्प ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं हम लोग, दिए है कि विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है क्योंकि। दिए गए कि ये सर्वथा संक्रामक परिजीवी के रूप में होते हैं। दूसरा दिए गए इनमें कोशिका नहीं होती है। तीसरा दिए गए ये विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। चौथा दिए गए उपरोक्त सभी कारणों से। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो विषाणु होते हैं इनको कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है क्योंकि हमारे तीनों कथन इस संदर्भ में सत्य हैं। ये सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं।
इनमें कोशिकाएं नहीं होती है। तीसरा, ये विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। तुम्हारा चारों सही है, तुम्हारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि जो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा ना कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, विषाणु ऐसे प्रारंभिक जीव हैं जो कोशिका की अवस्था तक ही नहीं पहुंच सके, यानी कि ये जीवित और मृत के जो है इनके अंदर इसके दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना हुई थी। दिए गए 1957, 1960, 1962, 1959, बताइए। तो इसमें देखा जाए तो निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। इसमें क्या होता है ना कि निर्यात जोखिम बीमा के नाम से होता है, किसका उद्देश्य है, निर्यात ऋण के जोखिम को कवर करते हुए विदेश व्यापार का समर्थन करना है। तो हमारा विकल्प ए बन जाएगा। अगला पढ़ने के लोग। दिए गया है कि बाल विवाह से संबंधित निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम को पारित करने में बीएम मालाबारी का महत्वपूर्ण भूमिका थी। दिया गया है कि ब्रह्म मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट, सम्मत आयु अधिनियम, बताइए। इसमें क्या है कि 1891 में पारसी समाज सुधारक बीएम मालाबारी के प्रयासों से सम्मत आयु अधिनियम पारित किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। तो सम्मत आयु अधिनियम कब हुआ था, 1891 में आया था। इसमें जो लड़कियों की आयु ना, लड़की की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी और इसका विरोध किया गया था। इसका विरोध जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो विकल्प हमारा डी बन जाएगा। तो अगला पद देखते हैं हम लोग। दिए गए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संबंध में सत्य हैं। तो दिए गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2015 में इसके गठन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। और दूसरा दिए है कि यह देश को अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। बताइए इसमें कौन कथन सही है हमारा। तो इसमें क्या है ना, इसमें हमारा दोनों कथन सही है। तो इस तरह में क्या बन जाएगा, हमारा विकल्प डी बन जाएगा। तो अगला पद देखते हैं लोग। अगला पद दिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय स्थापित कर रही है। दिए गया कि मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है जो जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, मिर्जापुर में किया जा रहा है, सोनभद्र में किया जा रहा है, महाराजगंज किया जा रहा है, गोरखपुर नहीं किया जा रहा है। तो इतना 1, 2, 4 मार्क्स सही है, तुम्हारा विकल्प डी बन जाएगा। अगला पद देख लो। ये हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि टंगनगिया झील के बारे में निम्न कथनों पर विचार किए। दिए गया है कि यह एक भ्रंश घाटी झील है। दूसरा दिए कि यह तंजानिया, जायरे, बुरुंडी, जाम्बिया तक विस्तृत है। तीसरा दिए कि यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और चौथा दिए कि यह वैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। बताइए इसमें से हमारा क्या सही हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो पहला कथन जो दिया गया कि यह एक भ्रंश घाटी झील है, तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया तक विस्तृत है, हमारा सही है। और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो भी हमारा सही है। पहली जो झील है विक्टोरिया झील है। दूसरी कि यह बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, तो भी हमारा सही है। तो इस तरह हमारा चारों सही है, तो हमारा विकल्प डी बन जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गया कि फ्लोरिडा जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है। दिए गया कि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को। दूसरा दिए कि मैक्सिको खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। तीसरा दिए गया मैक्सिको की खाड़ी एवं बैफिन की खाड़ी को। चौथा दिए गया कि हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को। बताइए इसमें देखा जो फ्लोरिडा जो जल संधि है ना, मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती है और फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। तो विकल्प हमारा बी बन जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग। इसमें से बताना है कौन सा युग सुमिलित नहीं, तरफ झील दिए गए, तरफ राज्य दिए गया है। चपनाला झील कहाँ है, चपनाला झील तो असम में है। और साला झील कहाँ है, साला झील भैया हरियाणा में नहीं है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारा सुमिलित नहीं है। काली वैली तमिलनाडु में है, अष्टमुर्जी केरल में है। इस तरह हमारा विकल्प बी बन जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग। दी गई निम्नलिखित से किस एक वैश्विक संस्था को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति का गठन किया गया है। दिए गए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दिए तीसरा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। चौथा एशियाई विकास बैंक। बताइए
जिसमें क्या है ना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सुझाव पर की गई है। यह विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है एवं आईएमएफ को उसके कार्य की दिशा में सलाह देता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। तो आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं लोग, ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म महासागरीय धारा है। गर्म महासागरीय धारा दिया गया है, पहला कनारी, बेंगुला, गल्फ स्ट्रीम, लिबर्टो। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो गर्म महासागरीय धारा जो है गल्फ स्ट्रीम है। तो जैसे ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, इधर यूरोप हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, ये हो गया अटलांटिक महासागर। तो कनारी धारा कहाँ बहती है? कनारी धारा बहती है ऐसे पश्चिमी यूरोप। और बेंगलो धारा कहाँ बहती है? बेंगलो धारा यहाँ बहती है पश्चिमी अफ्रीका पे। लेब्राडोर कहाँ बहती है? पूर्वी अमेरिका पे। गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है? यहाँ बहती है पूर्वी अमेरिका पे। तो इस तरह हमारा ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये चारों धाराएं जो हैं ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जबकि कनारी, बेंगुला, लेब्राडोर ये सब ठंडी धारा हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। तो अगला पान देते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो यह विश्व का किस क्रम का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा? ये चौथा, पांचवा, तीसरा, छठवां। बताइए। तो इसमें क्या है कि यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो ना यह विश्व का पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। तो प्रथम 4 देश इस कौन होंगे? इसमें होंगे चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। और जबकि वर्तमान में देखा जाए ना तो भारत पहले स्थान पर आएगा। पहले भारत आएगा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया। तो इसमें क्या पांचों बन जाएगा उत्तर प्रदेश। 20 हो जाए। अलग तुम लोग दिए गए कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला दिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला जो है ना वो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। ये है गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? दिए गए बी एस नायपाल द्वारा, अमर सेन द्वारा, महबूब हुक द्वारा और मोहम्मद यूनुस द्वारा। बताइए। तो इसमें क्या है ना, गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में स्वयं में उभरे सहायता समूह का विचार जो है सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया था। ये बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और 1976 में इनके द्वारा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की गई थी और 2006 में इनको क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तुम्हारा विकल्प डी बन जाएगा। तो अगला पढ़ देते हैं लोग। दिए गया कि निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। तो दिया गया है कि सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, नागरी पहाड़ी और काडम पहाड़ी। तो पहली बात तो सबसे उत्तर में आती है हमारी नागरी पहाड़ी। और दूसरी पहाड़ी कौन सी है? दूसरी पहाड़ी हमारी आ जाती है सेवराय पहाड़ी। और उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद आती है पंचमलाई, उसके बाद काडामम आती है। इस तरह क्या बन रहा है? हमारा विकल्प सी बन रहा है। तो इसमें देखा जाए ना तो नागरी पहाड़ी जो है ना ये आंध्र प्रदेश में है, सबसे उत्तर में है, ये आंध्र प्रदेश में है। सेवराय पंचमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। सेवराय एवं पंचमलाई तमिलनाडु में है। काडम पहाड़ी कहाँ है? ये दक्षिणी तमिलनाडु में है। इस तरह हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोग दिए गए कि निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजना दी गई है, एक तरफ प्रारंभ वर्ष दिए गया है। इसमें पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना के जो प्रारंभ वर्ष है 2022 है, तो सुमेलित है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में की गई, तो सुमेलित है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन 2019 में नहीं किए, वो 2020 में नहीं किए, 2019 में किया गया था। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में, ये हमारा सुमेलित है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। आला पढ़ लेते हैं लोग।
दिए गए कि निम्न निम्न भारतीय राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दी आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसमें देखा जाए तो भारत के तटीय राज्यों को अगर देखा जाए ना, तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, इसके बाद तमिलनाडु की है, इसके बाद महाराष्ट्र की है। तो लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ दिया जाए तो जो सबसे लंबी तटरेखा है वो अंडमान निकोबार की है। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है, बी बन रहा है ना, 2 1 4 3। तो अगला पढ़ देते हैं लोग। दिए गए कि कथन दिए गया राम गंगा नदी दूधा टोली से निकलती है, और दूसरा दिया गया राम गंगा यमुना की सहायक नदी है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है। इसमें देखा जाए तो राम गंगा नदी दूधा टोली श्रेणी से निकलती है, और ये उत्तराखंड से है। दूधा टोली जो श्रेणी है उत्तराखंड में स्थित है। और पहला कथन हमारा सही है। दूसरा जो दिया गया राम गंगा यमुना की सहायक नदी, यमुना की नहीं भैया, ये गंगा की सहायक नदी है। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, तुम्हारा विकल्प ए बन रहा है। तो अगला पढ़ तो लोग। अगला पढ़ दिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। तो इनका जो सही क्रम है दिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार। तो इनका जो बन जाए ना, सबसे उत्तर में बहती गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। तो इसमें हमारा कौन बन रहा है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। तो हमारा विकल्प सी बन रहा है। तो अगला पढ़ तुम लोग। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिला है। सूची 1 में अभिलेख दिए गए हैं, सूची 2 में शासक दिए गए हैं। तो हाथी गुम्बा अभिलेख, हाथी गुम्बा अभिलेख जो संबंधित है वो खारवेल से संबंधित है। और नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख जो है ना, ये है गौतमी बलश्री से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है यशोवर्मन से संबंधित है। इससे हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 4 2 3 1 बन रहा है। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, डी विकल्प हमारा। अगला पढ़ देते हैं लोग। अगला पढ़ दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सत्य है। तो दिए गया है कि यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, और दूसरा है वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, और तीसरा दिए कि वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। चौथा दिया गया है कि सभी कथन सत्य हैं। बताइए इसमें क्या सही है हमारा। इसमें जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आयोग होते हैं ना, इनका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में किया गया है। और जो इनके सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है उनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो इसमें जो हमारे तीनों कथन हैं, तीनों कथन सही है। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, केंद्र सरकार को लेखा संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, और तीसरा वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, राज्य संबंधित जो होती है। इनमें चारों सही है, तीनों सही है। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला लोग। दिए गए अरब सागर द्रोणी को कौन सा कटक 2 भागों में विभक्त करता है। दिए काल्सवर्थ कटक, 90 डिग्री ईस्ट रीच, संकोत कटक, चैगोस कटक। बताइए। तो इसमें क्या है कि हिंद महासागर में कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका तक सतत रूप से जलमग्न कटक पाए जाते हैं, जो हिंद महासागर को 2 बराबर श्रेणियों में या द्रोणियों में विभक्त करते हैं। जैसे इसमें संकुत कटक भी पाया जाता है, चौकोस कटक भी पाया जाता है, 90 डिग्री ईस्ट रीच भी पाया जाता है, काल्सवर्थ कटक भी पाया जाता है। लेकिन काल्सवर्थ जो कटक है ये हिंद महासागर को 2 भागों में बराबर बांटता है। तो इस तरह हमारा विकल्प ए हो जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गए कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, यह वर्णित है। दिए गए अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 202 में, अनुच्छेद 212 में, अनुच्छेद 210 में। बताइए। तो इसमें क्या है ना, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जो राज्यपाल द्वारा विधानसभा के सम्मुख रखवाया जाता है, तो 202 में इसका वर्णन है। 202 मॉडल है कि राज्यपाल जो प्रत्येक वर्ष विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। और अनुच्छेद 200 में क्या है, अनुच्छेद 200 में क्या है ना, राज्यपाल ये विधेयक पर अनुमति के संबंध में अनुमति देता है, रोक लेता है कि राष्ट्रपति के लिए इसको आरक्षित कर सकता है। तो इस तरह हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गए पंजाब हिमालय का विस्तार है। इसमें पहला दिया गया कि सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य, दूसरा दिया है कि सतलज एवं तीस्ता नदियों के मध्य,
तीसरा दिया है कि सिंधु एवं तीस्ता नदियों के मध्य, चौथा दिया है कि ब्रह्मपुत्र एवं तीस्ता नदियों के मध्य। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो पंजाब हिमालय जो विस्तार है ना, वो कहाँ है, वो सिंधु एवं सल्तनत नदियों के मध्य है। विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। और और भी हिमालय हैं, जैसे कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है ना, सतलज एवं काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय है, तो इसका विस्तार जो है काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। और असम हिमालय, इसका विस्तार जो है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। तो इस तरह विकल्प ये बन रहा है, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिए है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा बढ़ती मिलेगी। कारण दिए गए हैं कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी फोर और ऊंची जाति मिलेगी। बताइए। तो इसमें हमारा क्या सही है? तो इसमें जो हमारा कथन दिया गया है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा बढ़ती हुई नहीं मिलती भैया, घटती हुई मिलती जाती है। हमारा कथन गलत है। दूसरा जो दिया है, गंगा के मैदान में यदि कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती है, ये भी तुम्हारा सही है। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये गलत है, परंतु आर सही है। तुम्हारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दिए है कि एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं, यूरोप महाद्वीप में 49 देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं। बताइए इसमें हमारा कौन सा गलत है? तो इसमें क्या है ना कि एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं, तो हमारा सही है। दूसरा, यूरोप महाद्वीप में 49 देश है, 49 देश नहीं भैया, ये 51 है, तो हमारा गलत हो जाएगा। और अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, ये भी हमारा सही है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह हमारा बी क्या है, ये गलत है, ये हमको बताना है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो अगला पढ़ने हम लोग। दिए गया है कि सी स्कीमिंग क्या है। तो इसमें पहला दिया है कि यह भारत द्वारा विकसित वायु रक्षा प्रणाली है। और दूसरा दिया कि वो यह हुआ स्थिति जब कोई मिसाइल समुद्र के सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिसके कारण वह रडार के पकड़ में नहीं आती है। तीसरा दिया कि यह चीन द्वारा विकसित समुद्र के अंदर काम करने वाली सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। चौथा दिया कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित वायु सुरक्षा प्रणाली है। बताइए इसमें क्या है हमारा? इसमें देखा जाए ना, जो सी स्कीमिंग है उस स्थिति को कहा जाता है जब मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ ऊपर मीटर जो है उड़ते हुए जाती है, जिसके कारण वह मिसाइल जो जो रडार होता है उसके पकड़ में नहीं आती है। तो हमारा विकल्प बी बना, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला पढ़ने तो लोग। दिए गए विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश द्वारा स्थापित किए गए हैं। दिए गए भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात। बताइए। इसमें देखा जाए तो जो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है ना, वो यूएई में स्थापित किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। हमारा विकल्प जो है ना डी सही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। दिए गए है कि मैग्नेटार्स क्या है। दिए कि न्यूट्रॉन तारे, चीन द्वारा प्रक्षेपित चंद्र अभियान, भूकंपीय क्षेत्र, उल्कापिंड। बताइए। तो जो मैग्नेटार होते हैं ये न्यूट्रॉन होते हैं। ये ऐसे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनमें अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो स्थलीय चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। तो मैग्नेटार जो होते हैं ना, ये न्यूट्रॉन तारे होते हैं। तो विकल्प हमारा ए बन जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग। तो इसमें दिया गया है कि G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इसमें दिए इसका गठन वर्ष 1999 में किया गया है। दूसरा दिया गया कि यह भारत इसका सदस्य नहीं है। तीसरा दिया गया इसकी स्थायी सचिवालय जर्मनी के बानसाल में स्थित। बताइए किसमें तुम्हारा कौन सा गलत है। जो पहला कथन दिया गया कि इसका गठन वर्ष 1999 में किया था, तुम्हारा सही है। दूसरा दिया गया भारत इसका सदस्य नहीं है, इसका सदस्य है भारत। दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा दिया गया कि इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बानसाल में है, इसका कोई सचिवालय ही नहीं है। ये जिस देश द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है वहीं मतलब सारा कार्य इसका वहीं होता है। तीसरा कथन हमारा गलत है। तुम्हारा गलत बताना था 2 3 हमारा, तो विकल्प हमारा डी बन जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए है कि जब किसी विधेयक के संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे कहते हैं। दिए गया है गिलोटिन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कंगारू प्रस्ताव। बताइए।
इसमें क्या है ना कि जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे गिलोटिन प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिलोटिन प्रस्ताव। विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव किसे कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव इसको कहते हैं कि यह किसी अविलंबनीय लोकमत के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव होता है। स्थगन प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या है? निंदा प्रस्ताव यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। ये भी हमारा हो जाएगा। इस तरह हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। आला पन्ने तो लोग इसमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है। इस सूची एक में बांध दिया गया है, सूची दो में नदी दिए गए हैं। तो बोनविले बांध कहाँ है भैया? बोनविले बांध जो है वो कोलंबी नदी पर है। हूवर बांध कोलोराडो नदी पर है। स्टैनले बांध कहाँ है? स्टैनले बांध कांगो नदी पर है। ओंको बांध, ये ओंको बांध जो है ना बोल्टा नदी पर है। इस तरह हमारा 4-3-2-1 बन रहा है। तुम्हारा कौन सा विकल्प सही है? विकल्प हमारा सी बन रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। ये एक भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है। दिए गए आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में, वाराणसी में। बताइए। इसमें देखा जाए तो भारत कला भवन जो है ना वाराणसी में स्थित है। हमारा विकल्प डी बन जाएगा। तो अगला पांच लोग दिए गए है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? दिए अंगीकृत, समर्पित, अधिनियमित, आत्मार्पित। बताइए। तो इसमें जो है समर्पित शब्द जो है, समर्पित शब्द जो है ये नहीं है। तो इसमें हमारा विकल्प क्या बन रहा है? हमारा विकल्प बी बन जाएगा। जबकि लास्ट में क्या कहा जाए तो जो हमारा प्रस्तावना है उसके लास्ट में कहा गया है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं थे। जिसमें समर्पित शब्द नहीं है। तुम्हारा विकल्प भी बन जाएगा। तो अला पन्ने तो लोग दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिए कि इटाई टाई रोग कैडमियम के कारण होता है। दूसरा दिए है कि मिनी माता रोग जो है पारक के कारण होता है। तीसरा दिए है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है हो जाता है फ्लोराइड आयन के कारण होता है। और चौथा दिया गया है कि मेरस्मा रोग प्रोटीन की अधिकता से होता है। बताइए इसमें से हमारा कौन सा सही है? इसमें से जो पहला दिया गया है इटाई टाई रोग कैडमियम के कारण होता है तो हमारा सही है। और दूसरा जो दिए गए मिनी माता रोग पारक के कारण होता है हमारा सही है। तीसरा दिए गए ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग फ्लोराइड आयन के कारण होता है तो ये हमारा सही है। चौथा दिए गया कि मेरस्मस रोग प्रोटीन की अधिकता से होता है। ये अधिकता से नहीं होता है, कमी से होता है। तो 1 2 3 हमारा सही है। हमारा विकल्प ए बन जाएगा। आला पढ़ लेते हैं लोग। इसमें एक तरफ कथन दिए गया है और एक कारण दिए गया है। तो कथन में दिए गया है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है। और कारण दिया गया है कि अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। तो उसमें बताइए हमारा कौन सही हो जाएगा? इसमें जो कथन दिए है रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है तो हमारा सही है। दूसरा जो दिए है कि अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। तो अल्फा कोशिकाओं से नहीं होता है, ये बीटा कोशिकाओं से होता है। कारण हमारा गलत है। हमारा सी हो जाएगा। ये सही, आर गलत है। अगला पॉइंट देखते हैं लोग। दिए गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिए गए प्रेशर कुकर के वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। ये तुम्हारा सही है। दूसरा दिए गए प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे वजन पर निर्भर करता है। ये हमारा सही है। उच्चतम तापमान है, अगर दाब बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। और दाब कब बढ़ेगा? जब जो ऊपर जो भार रखा है उसका क्षेत्रफल और उसके वजन पर दाब निर्भर करता है। तो इस तरह हमारा दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 हमारा दोनों सही है। तुम्हारा सी हो जाएगा। तो अगला पॉइंट देते हैं लोग। तो इसमें देखा दिया गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दिए गया कि इसकी स्थापना अक्टूबर 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तीसरा दिया इसका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संयुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंध में जो पहला कथन दिया गया इसकी स्थापना अक्टूबर 1964 में हुई थी तो हमारा सही है। दूसरा इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं, इसका इसका जो बंगलौर में है। दूसरा हमारा गलत है। तीसरा कि इसका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संयुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया तो हमारा सही है। तो 1 तो 3 हमारा सही है, 2 हमारा गलत है।
तो सी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गया है कि सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें दिए गए है पहला कि सिकल सेल एनीमिया रोग एक वंशानुगत रोग है, ये तुम्हारा सही होगा ना। दूसरा, इससे श्वेत रक्त कणिकाओं में विकार उत्पन्न होता है, बताइए। ये हमारा सही नहीं है, श्वेत रक्त कौन नहीं हुई है, लाल रक्त कणिकाओं में विकार उत्पन्न होता है, दूसरा गलत है। तीसरा दिया गया है कि 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया, तुम्हारा सही है। चौथा दिया गया कि इस मिशन का उद्देश्य जो है ना 2051 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है, तो तुम्हारा गलत है ना, 2051 तक नहीं हुई है, 2047 तक। तो एक और तीन हमारा गलत है, और दो चार नहीं, एक तीन सही है, दो चार गलत है, तुम्हारा हमें सही बताना है। तुम्हारा क्या बन जाएगा, हमारा सी बन जाएगा। आला पन निकल लो। दिए गए प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग क्षेत्र मोसुल कहाँ स्थित है, देखिए ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, इराक, बताइए। इसमें जो प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग क्षेत्र मोसुल है ना, इराक में स्थित है, तुम्हारा विकल्प डी बन जाएगा। तो आला पन निकल लो। दिए गए कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है, दिए गए 912, 902, 897, 915, बताइए। इसमें देखा जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0-6 आयु वर्ग का लिंगानुपात जो ना 902 है, विकल्प हमारा बी बन जाएगा। और क्या है ना कि 2001-11 के दौरान 0-6 आयु वर्ग लिंगानुपात में 14 वर्ष की कमी दर्ज की गई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति निर्भर करती है, दिए गए माध्यम की घनत्व एवं आवृत्ति पर, घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर, माध्यम की प्रत्यास्थता पर, माध्यम की आवृत्ति पर। तो बताइए कि ध्वनि की गति जो है किस पर निर्भर करती है। तो इसमें जो है ना, जो ध्वनि की गति होती है वो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। तुम्हारा विकल्प क्या बन जाएगा, हमारा विकल्प बी बन रहा है कि माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थ आवृत्ति पर नहीं निर्भर करता है। तो अल्पन देते हैं लोग। अल्पन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दिए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत दिया गया है, मृत घाटी, ग्रेट बेसिन पठार, ग्रैंड कैनियन, मैक्सिको पठार, काश मैदान, चूना प्रदेश, बताइए। इसमें देखा जाए ना तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत पठार है, तुम्हारा सुमेलित है। मृत घाटी जो है ग्रेट बेसिन पठार में अवस्थित है, मेरा सही है। ग्रेट कैनियन जो है ना, ये कहाँ है, ये जो ग्रैंड कैनियन है वो ग्रेट बेसिन पठार में स्थित है, तुम्हारा सुमेलित नहीं है। काष्ठ मैदान, काष्ठ मैदान जो होता है भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृतियां जो है काष्ठ स्थलाकृति कहलाती हैं, तो ये जो है ना चूना प्रदेश में पाई जाती हैं, तो ये तुम्हारा सही है। तो हमारा सी सुमेलित नहीं है, हमारा सही हो जाएगा। तो आला पन देते हैं लोग। ये तुम्हारा करंट से संबंधित है, तो अगला पन देते हैं लोग। ये कि सेमी कंडक्टर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि यह एक अर्धचालक होते हैं। दूसरा दिया गया है कि इनका उपयोग करंट को नियंत्रण करने में किया जाता है। तीसरा दिया गया है कि जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है। और चौथा दिया गया हाल ही में भारत में सेमी कंडक्टर क्षेत्र में अनुसंधान विनिर्माण के लिए अमेरिका तथा कनाडा से समझौता किया है, बताइए। बताइए इसमें तुम्हारा कौन सही है। इसमें देखा जाए ना तो चौथा चौथा तुम्हारा गलत है, क्योंकि अमेरिका तथा कनाडा से नहीं भी है, ये जापान से किए गए थे ना। तो अगर हमारा चौथा गलत हो जाएगा तो ये कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, बी कट जाएगा, तुम्हारा ये बच रहा है, तो हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा तीनों कथन जो है ना ये सही है। अगला पढ़ देखें लोग। दिए गए कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। दूसरा दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की व्याख्या की गई है। बताइए इसमें हमारा कौन सा कथन सही है। तो इसमें है कि अनुच्छेद 34 जो है ना मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ का सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं। मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सैनिक सैन्य प्रशासन होता है, जिसे जब जैसे सेना शासन हो जाता है।
तो इस तरह पहला कथन हमारा सही, दूसरा गलत है, तुम्हारा ये बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिएगा, निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्त प्राप्ति नहीं हो सकती है? दिए गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। दूसरा दिए कि IR कोयलो बनाम तमिलनाडु केस। तीसरा दिए है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस। चौथा दिए कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, तो IR कोयलो बनाम जो तमिलनाडु केस था, इसी में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 9वीं सूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती है। और न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा भारत की मूल विशेषता है और किसी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे जाने से इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती है। तो इस तरह में क्या बन रहा है, हमारा विकल्प बी बन जाएगा, IR कोयलो बनाम तमिलनाडु केस। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिए कि पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई। दूसरा दिए गया कि इस दो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए गए। बताइए इसमें कौन सा हमारा सही है? तो इसमें देखा जाए ना, पहला कथन पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई, तो हमारा सही है। दूसरा, इस दो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा और वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये भी हमारा सही है। तुम्हारा दोनों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गया कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में किस भाग में तथा किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? तो इसमें देखा जाए तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो वर्णन किया गया ना, वो किया गया है भाग 8 में अनुच्छेद 239 लेकर 242 तक किए गए हैं। इसमें क्या बना, हमारा विकल्प बी से बना, विकल्प बना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कि निम्न में से कौन सा एक यूपीआई का पूर्ण रूप है? तो यूपीआई जो पूर्ण रूप होता है ना, होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसमें हमारा क्या बन जाए, हमारा विकल्प भी सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए गए मरुस्थल, दूसरी तरफ दिए गए संबंधित ठंडी जलधारा। तो कालाहारी, कालाहारी में जो ठंडी जलधारा होती है वो बेंगुले प्रवाहित होती है। दूसरा दिए गए अटाकामा। तो अटाकामा जो है ना, पेरू जलधारा क्षेत्र में पड़ता है। पैटागोनिया, पैटागोनिया जो है ना, ये फाकलैंड के ठंडी जलधारा क्षेत्र में पड़ता है। तो हमारा सभी सम्मिलित है, हमारा विकल्प डी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देते हैं लोग। दिए कि 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? दिए कि जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, तमिलनाडु। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जनगणना 2011 के अनुसार देश के 0-6 वर्ष आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है ना, वो कितना है, वो 919 में है। और 2011 के दशक में 0-6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी जो है ना जम्मू कश्मीर में, और सर्वाधिक वृद्धि पंजाब में हुई थी। जम्मू कश्मीर में क्या होती है, सर्वाधिक कमी होती है, और सर्वाधिक वृद्धि जो है पंजाब में होती है। तुम्हारा विकल्प बी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न लोग। दिए गया है कि पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च होता है। जो पादपों के बीजों फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च क्या होता है? दिए गए डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनोस्कोनिन। तो जो एमाइलेज के रूप में स्टार्च होता है ना, वो क्या होता है, वो पॉलीसैकेराइड होता है। तो हमारा विकल्प सी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न लोग। दिए गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के व्यापक कल्याण हो तो चलाई जा रही हैं? दिए गए कौशल सतरंग योजना। दूसरा दिए एक सीएम शिक्षिता योजना। तीसरा दिए भाग्य लक्ष्मी योजना। चौथा दिए है उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, जो कौशल सतरंग योजना है, ये SC/ST संबंधित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण करने के लिए है। किससे संबंधित है ये? कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है ये। और दूसरा जो है CM शिक्षिता योजना, ये किससे है?
ये है 2500 वजीफ़ा देने के लिए। क्या है ये? वजीफ़ा इससे मिलता है। भाग्यलक्ष्मी योजना, इससे जो है गरीब एस सी एस टी परिवार की जो लड़कियां हैं ना, उनको 50,000 रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाता है। अगर कोई उनके द्वारा कार्य शुरू किया तो 50,000 वित्तीय सहायता मिलती है। तो इस तरह हमारा तीनों योजनाएं जो हैं ये एस सी एस टी के कल्याण संबंधित है। हमारा विकल्प डी बन जाएगा। तो अला पंडित लोग दिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गया है पहला कि इस संशोधन विधेयक से केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। और दूसरा दिया है कि अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम सीमा आयु बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है। 70 वर्ष किए जाने का 72 वर्ष किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो तीसरा दिया है कि विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम 50 वर्ष कर दी गई है। दूसरा दिए गया चौथा दिए गया कि अधिकरण में न्यायिक सदस्य के लिए कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। बताइए इसमें से कौन सा हमारा कथन गलत है? तो उसमें जो पहला कथन दिया गया कि संशोधन विधेयक से केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा, तुम्हारा सही है, तो हो जाएगा। दूसरा दिया गया है जो साथ ही अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर ना 70 वर्ष किया गया है, ना कि 72 वर्ष, हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें क्या है ना कि और उनके जो सदस्य हैं उनकी आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाने का प्रावधान किया गया है। और साथ ही न्यायिक सदस्यता के लिए अधिकारों जो क्या हो जाएगा इसमें 50 वर्ष, से तुम्हारा सही है। चौथा तो ये है अधिकरण में न्यायिक सदस्य के लिए कम से कम 15 वर्ष का अनुभव, 15 वर्ष का अनुभव नहीं 10 वर्ष का। इसमें हमारा गलत क्या है? गलत हमारा बन रहा है 2 4 गलत बन रहा है, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। तो अलापन देखते हैं लोग दिए गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि में स्थित है। दूसरा दिए कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान में IIS चंद्रा नामक अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की प्रजाति को विकसित की गई। बताइए कौन सा कथन हमारा सही है? इसमें देखा जाए ना तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है ना कोच्चि में नहीं है भैया, ये कोझिकोड में है। पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन जो है ना इसमें क्या है कि IIS चंद्रा नामक अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की नई प्रजाति को विकसित किया। दूसरा हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखे दिया गया है पहला कथन में 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। दूसरा कथन दिया गया है कि 1973 ईस्वी में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। तीसरा दिया गया है कि 1987 ईस्वी में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। और चौथा दिया गया है कि 1974 में लकाद्वीप मिनीकॉय और मिनी द्वीप का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। बताइए इसमें से हमारा कौन गलत है? तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया, तुम्हारा सही है। और दूसरा 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदल कर कर्नाटक कर दिया, ये भी हमारा सही है। और तीसरा जो है 1987 ईस्वी में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, ये भी हमारा सही है। चौथा कथन जो दिए गए 1974 में लकाद्वीप मिनीकॉय अमीनी द्वीप का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया, ना तुम्हारा गलत है, 1974 नहीं हुई, 1973 में। ये हमारा बताना था कौन सा सही नहीं, तो हमारा डी गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो अलग देखते हैं लोग दिए गया है कि वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया है कि वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। दूसरा दिया है कि वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। तीसरा दिया गया इसे अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। चौथा दिया गया वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव संसद के किसी सदन द्वारा समान बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा सही नहीं है? तो इसमें क्या है ना, जैसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 367 के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा होती है ना का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा समान बहुमत द्वारा पारित की जा सकता है, परंतु आवश्यक है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर। तो इसका जो अनुच्छेद है 360 में किया गया, तो पहले हमारा सही है। वित्तीय आपात की जो घोषणा ना 1 माह के भीतर नहीं भैया, ये 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो गलत है हमारा।
और क्या है कि इसे 6 महीने तक नहीं दिया है, इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है, कोई सीमा नहीं दी गई है, ये भी हमारा गलत हो गया। चौथा कि इसको जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा समान बहुमत से पारित की जा सकता है, हमारा गलत सही है। तो 2 3 हमारा गलत है, हमारा विकल्प बी बन जाएगा। तो अगलापन देखते हैं हम लोग। अगलापन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो +20 सम्मेलन प्रस्तावित किया गया था। दूसरा दिया कि 1992 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। बताइए इसमें हमारा कौन सा सही है। इसमें क्या है कि धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। पहला कथन हमारा सही है, जिसके तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। वहीं दूसरी तरफ जो है ना, वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो GEF की स्थापना 1991 में की गई थी। तो 1992 में नहीं की गई थी, 1991 में की गई थी। तो विकल्प जो कथन हमारा दूसरा गलत है, तो विकल्प हमारा ए बन जाएगा। तो आला पन्ने हम लोग दिए गए कि निम्नलिखित में से किस एक संबंध बनारस घराने के साथ नहीं है। दिए गए कि सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, मोतीबाई, बेगम अख्तर। बताइए इसमें क्या है कि बनारस घराना ख्याल गान के साथ ही ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती, भजन, गजल एवं ध्रुपद धमार के गान में पारंगत रहा है। बेगम अख्तर का संबंध पटियाला घराने से है। कहाँ से है? पटियाला घराने से। तो यही हमारा सही हो जाएगा विकल्प डी। अगला पंडित लोग दिए गए कि शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। दिए गए कि लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बरेली। तो इसमें है कि शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों की देखभाल जो है ना, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। तो अगला पंडित लोग दिए गए उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। दिए गए कि 2 अक्टूबर 1980 को, 4 अप्रैल 1982 को, 26 जनवरी 1990 को, 15 अगस्त 1981। बताइए। तो उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना जो है 2 अक्टूबर 1980 में प्रारंभ की है। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। और यह जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई भाग में निवास करती है। कहाँ करती है? तराई भाग में। तो विकल्प हमारा ये बन रहा है। तो अगला पंडित लोग दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है। दिए गए भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महापरिवान परिनिर्वाण मंदिर और संकट मोचन मंदिर। बताइए। तो इसमें जो वाराणसी में स्थित है भारत माता मंदिर स्थित है, विश्वनाथ मंदिर है, संकट मोचन है, जबकि महापरिवान निर्वाण मंदिर जो है ना, ये नगर में है, कुशीनगर में। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। तो अगला पंद्रह दो लोग दिए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है। दिए गए मेरठ, लखनऊ, मथुरा, रामपुर। बताइए। तो इसमें जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है ना, रामपुर में स्थित है। हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो अगला पंद्रह लोग अगले प्रश्न में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लोकगीत दिया गया है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो पहला जो लोकगीत है होरी है। होरी का क्षेत्र क्या है? होरी क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र। दूसरा देखिए इसुरी फाक, जो इसका क्षेत्र कहाँ है? बुंदेलखंड में है। ढोला, ढोला जो है पश्चिमी क्षेत्र है। कजली मिर्जापुर में है। तो इसमें क्या बना? 2 3 4 एक बन रहा है हमारा। तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गया है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले माहीगीर जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है। दिए गए बिजनौर, सोनभद्र, देवरिया, मिर्जापुर। तो उसमें क्या है कि ना, इस्लाम धर्म को मानने वाली माहीगीर जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है। तो विकल्प हमारा ये सही होगा। यह मछुआरा जनजाति है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आधार जो है ना, मछली पकड़ना है। ये मछुआरे हैं। विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। तो अगला पढ़ देते हैं लोग। दिए गए कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। दिया गया है कि 9.5%, 12%, 8%, 6%। बताइए। तो इसमें देखा जाए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना, देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी है
9.5% है, तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। और इसमें जो प्रथम स्थान है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कितना है? 18.1% है। हमारा विकल्प ए बन रहा है, तो सही हो जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। दिए गए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में किस वर्ष शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है? दिए गया है कि 2001 के मध्य, 2002 से 3 के मध्य, 3-4 में, 2004-5 में। बताइए। इसमें देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मान्य के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए वर्ष 2001 के में शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया। इस योजना में शिक्षा मित्रों का चयन जो है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जाता था। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ये बन रहा है। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के संयुक्त परियोजना बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है? दिया मिर्जापुर में, प्रयागराज में, सोनभद्र में, ललितपुर में। बताइए। तो इसमें दो है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के संयुक्त परियोजना बाण सागर परियोजना मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ है? विकल्प हमारा ऐसे हो जाए मिर्जापुर में। इस परियोजना द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं प्रयागराज क्षेत्रों में 1,50,132 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षमता का सृजन हुआ है। कितने हेक्टेयर का? 1,50,132 हेक्टेयर। तो इस तरह हमारा क्या हुआ? हमारा विकल्प ये है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हमारा करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये 2023 के हैं, तो इस समय इनका कोई उपयोग नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब आने वाले समय में 2024 के करंट अफेयर देखेंगे। तो इस तरह हमारा जो ये टेस्ट है धैर्य IAS का टेस्ट नंबर 2 था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम लोग ऐसे ही टेस्ट को सॉल्व करते रहेंगे, जिससे कि हमारा जल्द से जल्द टेस्ट सारे समाप्त कर दिए जाएँ। तो धन्यवाद देखने के लिए। तो आगे भी हम लोग टेस्ट को